नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कशी ट्रैवलर और 1 साल पहले हमने ट्रिप कंप्लीट की थी नेपाल की। और काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई नेपाल के बारे में एक Q&A वीडियो होना चाहिए। तो Q&A वीडियो तो बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम वो थी कि मैं उसके जवाब नहीं दे पाया था। तो इस वीडियो में मैं उस सभी चीज़ों के जवाब देना चाहता हूँ जो उस वीडियो में रह गई हैं। जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक और ट्रिप थी हमारे हिमाचल की, तो उसमें मैं व्यस्त था उसकी तैयारियों में, इसी वजह से वीडियो रह गया। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए नेपाल ट्रिप करने से पहले, और नेपाल ट्रिप के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो या दोस्तों के साथ जाने सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ट्रिप को प्लान करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बाइक एंड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, बाइक में ऐसा है कि कोई भी बाइक लेके आप जा सकते हो। हम लेके गए थे FZX 150 cc, और उसके साथ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो साइकिल भी लेके घूमते थे। और वहाँ पर मुझे ऐसे बंदे मिले जो स्प्लेंडर से भी घूम रहे थे, सिटी 100 से भी घूम रहे थे। जैसे कि आपने अगर मेरे वीडियोस देख रखे हैं तो उसमें भी सीन है कि बंदे सिटी 100 से आए हुए थे, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है बाइक का। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो हो सके तो अपने बाइक नाम की होनी चाहिए। जो भी राइडर है, जो भी जा रहे हो, उसके नाम की हो तो अच्छा है, वरना तो चलेगा। अगर उसका इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट सब रेडी है तो कोई इश्यू नहीं, आप लेके भी जा सकते हो किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के नाम की, वो कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट उसके रेडी होने चाहिए। प्लस में बाइक में नए टायर होने चाहिए, क्योंकि आगे जो रूट है उस पर काफ़ी सारे, नेपाल में लगता है सभी रूट बहुत ख़राब है। 80% मैं कहना चाहूँगा कि रोड इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया में है। थोड़े बहुत रोड की कंडीशन ख़राब है, लेकिन खूबसूरती तो काफ़ी अच्छी है। देखने लायक चीज़ें बहुत हैं नेपाल में, तो वो तो आपको ट्रिप वर्थ करा देगा। लेकिन टायर ट्यूबलेस है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पंचर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे मुक्तिनाथ वाले रास्ते। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो बाइक अगर आप लेके जा रहे हो तो बाइक को पूरी चेक करवाए मैकेनिक से, पूरी जनरल सर्विस करवाए, फिल्टर वगैरह नए डाल के जाएं, ऑयल वॉयल वगैरह सब जो भी ट्रिप में आपको मालूम ही है। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग एक और वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें बाइक में करनी चाहिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए लंबी ट्रिप से पहले। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये पॉइंट होता है यहाँ पर पूरा बाइक और डॉक्यूमेंट का। दूसरा है परमिट। देखिए, वैसे तो नेपाल में जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह लगता नहीं। हमारे संबंध नेपाल के साथ अच्छे हैं और नेपाल के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो एक परमिट लगेगी, भंसार परमिट। नेपाल की भंसार है, दूसरे देशों में अलग अलग कही जाती है। भंसार परमिट बेसिकली आपके व्हीकल के ऊपर से लगती है। अगर आप कार लेके जा रहे हो तो 200-300 समथिंग, और बाइक का हमको पड़ा है 150 इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये 150 इंडियन रुपीज़ पर डे की बात कर रहा हूँ। तो हमको पड़े थे करीब 1500 से 3000 कुछ पड़े थे। 15 दिन या उससे ज़्यादा की परमिट हमने निकलवाई थी। लेकिन आपके रूट के हिसाब से पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हो। 150 रुपये इंडियन मिनिमम मुझे लगता है परमिट के अभी की परिस्थिति में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 हज़ार लगेंगे बाइक के, अगर 15 दिन के आप लेके चलो। और कम से कम 15 दिन को लेके ही चलना ट्रिप में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई जगह हम ऐड भी कर दें तो भी उसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और दूसरी परमिट है, अगर आप मुक्तिनाथ जा रहे हो ना, मुक्तिनाथ काफ़ी मस्त जगह है जिसे लोअर मस्टैंग कहते हैं। और ख़ासकर जो भी राइडर जाते हैं ना, लोअर मस्टैंग करते ही करते हैं। लोअर मस्टैंग आप भी करिएगा। लोअर मस्टैंग की जो परमिट है उसके लिए पर पर्सन 1000 रुपये चार्ज है, और ये आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। और उसके बाद शुरू होता है अपर मस्टैंग। अपर मस्टैंग की परमिट मैंने पूछा था 80,000 इंडियन रुपीज़ में पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है सिर्फ परमिट के लिए, खर्चा अलग।
तो फिलहाल अपने बजट में यही है लोअर मस्टैंग, जो 1000 रुपये में पड़ता है। मुक्तिनाथ और उसके आगे एक जो जगह है वहाँ पर आप जाके वापस आ सकते हो। मुक्तिनाथ काफ़ी मस्त जगह है, वीडियो में आपने देखी होगी। और एक और यहाँ पर आपको पहले तो ये चीज़ कि आप ये जो परमिट है निकाल सकते हैं किसी भी सिटी में, पोखरा में भी निकाल सकते हैं और मुक्तिनाथ, और यहाँ पर भी आपने काठमांडू में भी ये परमिट आप निकाल सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। जगह जो है टूरिस्ट ऑफिस में आपको ये परमिट मिलेगी। टूरिस्ट ऑफिस का मैं गूगल मैप लोकेशन नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, आपको ज़्यादा हैरान ना होना पड़े। हम लोग काफ़ी भटके थे क्योंकि हमको गूगल लोकेशन ने अच्छी तरह से नहीं मार्गदर्शन दिया था परमिट ऑफिस का, तो काफ़ी परेशानी हुई थी। तो आपको परेशानी ना हो इसी वजह से अभी के लिए अगर आप नेपाल ट्रिप करना चाहते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो सेव कर लीजिए आप परमिट ऑफिस का जो है एड्रेस, ठीक है। और एक और है ट्रैफिक का, वहाँ पर नया रूल है, और वीडियो में भी अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमारा पंगा हो गया था, क्योंकि हमको नेपाल में किसी ने भी नहीं बोला था। हमने सबसे पूछा था कि ऐसी कोई परमिट और है नहीं, आपके पास पंसार है और लोअर मस्टैंग परमिट है तो आपको कोई रोकेगा नहीं, लाइसेंस वगैरह तो ऑफकोर्स लेना ही है। लेकिन वहाँ जाके पुलिस वाले ने हमको बोला कि रोड परमिट ले के कुछ अलग ऐसा नियम है ना, नया निकला यहाँ पर, रोड परमिट आपको लेनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद काफ़ी सारे बाइकर्स को रोक रहे थे, इंडियन बाइकर को वो काफ़ी ज़्यादा रोके थे, और फिर हमसे 500-1000 रुपये अलग से चार्ज किए। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप क्या करें, जो वहाँ पर टूरिस्ट ऑफिस है वहाँ, या फिर वहाँ एक और है ट्रैफिक ऑफिस में जाके, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है जो, उनको पूछ के एक और परमिट बनती है रोड परमिट। वो समथिंग 1000 रुपये समथिंग 100 रुपये पर डे ऐसा कुछ चार्ज है उसका, जितने भी दिन आप घूमना चाहते हो वहाँ से, पोखरा में से या फिर अपने काठमांडू में से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया परमिट का। अब यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि रूट एंड मैप्स। रूट में देखिए, अगर आप रूट बना रहे हो और गोरखपुर या उस साइड से आ रहे हो अयोध्या के साथ, तो बटवाल से जाइएगा। हम गए थे इसी रूट से, क्योंकि ये रूट है जो आप जाके पहले आप पहुँचोगे पोखरा सिटी, पोखरा से आप जाओगे मुक्तिनाथ, फिर रिटर्न उसी रास्ते आओगे पोखरा, और फिर काठमांडू से होते हुए नीचे से आप निकलोगे बिहार वाले रास्ते। ये सबसे कॉमन रूट है। अगर इसके बारे में अगर से इन्फॉर्मेशन आपको अलग से इसके बारे में चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मेरा वो पूरा रूट बनाया हुआ है कि किस तरह से जाने का है पूरा, ठीक है। आप एंटर कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग सनौली बॉर्डर से भी जाते हैं, लेकिन बटवाल बॉर्डर से भी आप जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और बंसार परमिट के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि नेपाल में है जो रात को 8 बजे के बाद बंसार परमिट निकलवाना काफ़ी मुश्किल है। तो जब आप राइड कर रहे हो नेपाल, तो हो सके तो 7-8 बजे से पहले ही आप बॉर्डर क्रॉस कर ले, क्योंकि रात को बॉर्डर क्रॉस करना काफ़ी वो है, क्योंकि बिना परमिट के आपको जा रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। हमको भी मुश्किल हो रही थी, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ सकते हैं, वैसे तो कोई इश्यू नहीं है। या फिर आप वापस आके सुबह निकल सकते हैं, सुबह आप फिर से नेपाल क्रॉस करें। ये तो हो गए मैप और रूट। अगर रूट के बारे में और भी आपको डाउट है तो ऑफकोर्स मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे, ट्रैवलर विजय मेरा अकाउंट है। और अब चौथा है फूड। देखिए, फूड का ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है नेपाल में कि आपको सिटी में सब जगह अच्छे खाना मिलेंगे, जहाँ पर पोखरा हो गया, काठमांडू हो गया, बीच बीच में अगर आपको कोई वैष्णव ढाबा दिख गया तो वहाँ पर भी आपको खाना अच्छा मिल सकता है। वैसे पूरे नेपाल में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है, तो अगर मेरी तरह आप भी वेजिटेरियन हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन आपको वैष्णव ढाबे जो है पोखरा और काठमांडू से आगे जो है काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा, और उनको पहले से भी बोल दीजिएगा कि आप वेजिटेरियन हैं, ताकि वो अलग बर्तन में आपके लिए बनाएंगे। लेकिन खाना थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर महंगा है भाई, क्योंकि हमने मुक्तिनाथ में ऊपर की साइड 450 रुपये दिए थे सिर्फ एक चावल, कटोरी एक चावल के लिए 450 नेपाली दिए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हम कह सकते हैं खाना। वैसे आप अगर चाहें तो यहाँ से ख़रीद के भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सब चीज़ों के भाव कुछ ज़्यादा ही है। मैंने वहाँ पर देखा था मैगी के एक जगह 250 रुपये में मैगी मिल रही थी। यहाँ पर जो 10, 20, 30 रुपये मिलते हैं, वहाँ पर मॉल में 250 नेपाली रुपीज़ में एक मैगी का पैकेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भाई। अब आता है 5वां स्टे का। भाई नेपाल में कहीं भी आप टेंट डाल दो लोकल की परमिशन से, कोई इशू नहीं है। टेंट हमने भी डाला था और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। और अगर मैं सीरियसली कहूँ तो
पहाड़ों में ट्रिप में मज़े जो है हिमालय के बीच यही मज़े हैं टेंट के। होटल से ज़्यादा आपको टेंट में मज़े आएंगे। जिस तरह से हमने बहुत सारी जगहों पर टेंट डाले हुए हैं, और अगर आप पहले किसी से परमिट लेके पूछ के अगर डाल दो तो बढ़िया रहेगा। और होटल रूम की अगर बात करें तो 400-500 नेपाली में आपको रूम मिल जाएगा, नेपाली रुपीज़ में। और अच्छा अगर लग्जरियस रूम भी देखे तो 800-1000 नेपाली में ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि इंडियन के हिसाब से इंडियन रुपीज़ 600-700 के हिसाब से है। अगर आप 2 बंदे हैं तो सस्ता पड़ सकता है। हमने तो 500 तक रूम लिए हैं, और 500 में रूम मैं तो कहता हूँ काफ़ी सस्ता है, क्योंकि 250 पर पर्सन आता है। तो कोई स्टे का प्रॉब्लम नहीं है नेपाल में, पूरे नेपाल में। और वहाँ पर ज़्यादातर तो हिंदी ही बोली जाती है, और ज़्यादातर इंडियंस भी वहाँ काम करते हैं। तो बस यही था कुछ स्टे का। अब छठा जो पॉइंट है वो आता है कि कॉस्ट कितना लगता है। देखो, हमारी ट्रिप जो है कुछ 18-20 दिन की हुई थी, और 18-20 दिन में हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। और पेट्रोल के रेट तो वहाँ पर 180-170 अभी चल रहा है। उसके हिसाब से हमारी नेपाल देश में हमारी कुछ 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हमको 5000 नेपाली पेट्रोल आई थिंक पड़ा था, जहाँ तक कि हमने हिसाब लगाया था। तो नेपाल घूमने का आपका कॉस्ट आपकी बाइक के एवरेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अपर से कहूँ मैं अगर कितना होता है तो मैं आपको बोलूँगा 25, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार में आप घर वापस आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हमने हिसाब लगाया था तो हमारा कुछ दोनों का होके कुछ 40,000 ऊपर हो रहा था मिला के। तो 20-22 हमारा बजट पड़ा था 18 दिन 20 दिन की ये ट्रिप का। और कुछ जगह हमें स्किप भी करनी पड़ गई थी क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। लेकिन फिर भी ट्रिप आपकी 20-25 में हो ही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती। और डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल रहते हो, कैसा खाना खाते हो, उसके ऊपर से। और अभी आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या क्या चीज़ें नेपाल में ध्यान रखनी चाहिए और नेपाल के बारे में मेरी राय। देखिए, नेपाल जो है पहाड़ों के बीच, हिमालय के बीच आया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है। बहुत खूबसूरत से लोग हैं यहाँ के, और काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात है हमारे भारत के साथ, और लोग वहाँ के काफ़ी मिलनसार हैं। तो ऐसा आपको कोई लोकल्स की तरफ से दिक्कत नहीं होगी गाँव में। और बात करूँ मैं सिटी में, पोखरा में तो मेरे को कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन काठमांडू की मैं अगर बात करूँ तो काठमांडू में भाई चोरी चकारी काफ़ी ज़्यादा होती है, और काठमांडू के लोग गांव के मुकाबले थोड़ी रूड बिहेव करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है काठमांडू में, एक नहीं 2-3 बार हुआ है मेरा ऐसे। तो काठमांडू के लोग थोड़े अजीब है, लेकिन उसके अलावा पूरे नेपाल में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने हैं रास्ते में, सुमित भाई और वो सब अभी भी कांटेक्ट में है मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो नेपाल में आप अगर जा रहे हो तो कोई भी डर ना रखें, ऐसा लगे कि इंडिया में ही घूम रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कोई इश्यू है नहीं। और ऊपर से एक और चीज़ कि आप क्या क्या अगर वहाँ से लेके आना चाहो तो देखो, वहाँ पर एक लकड़ी की एक जो है वहाँ पर फेमस कह सकते गेम है, वुड टाइगर का ऐसा कुछ नाम है उसका, वो ज़रूर लेके आएगा। ऊपर से वहाँ की नेपाल की चाय बहुत फेमस है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के कपड़े, और वहाँ के रुद्राक्ष तो आपको पता ही है, ब्रास की चीज़ें। मैं तो वहाँ से खुखरी लेके भी आया था। खुखरी नेपाली गोरखा की पहचान है, और नेपाली लोग, गोरखा लोग हमारे इंडियन आर्मी में भी है। तो अगर जा रहे हो तो घर के लिए ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो। और वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े भी आपको मार्केट में मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो पूरी ट्रिप में सबसे अच्छी थामेल मार्केट है। थामेल मार्केट बहुत फेमस है इस सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। और ये रहा पूरी नेपाल ट्रिप का वीडियो, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था। नेपाल के बारे में मेरी राय बोले तो नेपाल काफ़ी अच्छा और खूबसूरत देश है, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर नेपाल ट्रिप के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो DM ज़रूर कीजिएगा, ट्रैवलर विजय। चलो ये वीडियो रखते हैं यहाँ पर, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव, जय श्री राम।